आलसी लकड़हारा। जौनपुर गांव में एक आलसी लकड़हारा रहता था जिसका नाम सुंदर बाबू था। सुंदर बाबू गांव के सबसे बड़े आदमी शंभू लाल के पास काम करता था। आज 2 दिन हो गए थे सुंदर बाबू को काम पर गए। सुंदर बाबू के घर पे एक आदमी आता है। ओ भैया सुंदर बाबू, सुंदर बाबू कहाँ हो? सुंदर बाबू की पत्नी रूपा बाहर आई। कौन है? काहे चिल्ला रहे हो? हमें मालिक शंभू लाल ने भेजा है सुंदर बाबू को लाने। भाभी सुंदर बाबू हैं कहाँ? अरे भैया आइए आइए, अंदर आइए। हमारे मर्द ने नाक में दम करके रख दिया है। खाते हैं और सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इन्हें काम पे ले जाइए, हम आपके लिए पानी लाते हैं। सुंदर बाबू का घर तो बढ़िया है पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बैठ जाता हूँ पलंग पे। वाह कितना मुलायम बिस्तर है। ऐसे बिस्तर पे तो सबको नींद आ जाएगी। वो पलंग पे ऊंची जगह देखकर बैठ जाता है। सुंदर बाबू की पत्नी पानी लेकर आती है। लीजिए भैया पानी पीजिए। एक बात बोलूं भाभी, सुंदर बाबू की कोनो गलती नहीं है। आपके घर का बिस्तर ही इतना मुलायम है कि बैठते ही किसी को भी नींद आ जाए। सुंदर बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कैसे दिखाई देंगे? क्यों, क्या हुआ? सुंदर बाबू घर पे नहीं है? तोहार नीचे हैं, तुम उन्हीं के ऊपर बैठे हो। हे भगवान! आदमी जल्दी से पलंग से नीचे उतरता है। सुंदर बाबू हंसते हुए उठ के बैठ गए। एक नंबर के बर्बाद इंसान हो का रमेश, दिखाई नहीं देता। हम चद्दर ओढ़ के सोए थे। अगर रूपा नहीं बताती तो हम सोते सोते ही मर जाते ना। तुम पगला ही थो का? भला ऐसे कौन चद्दर ओढ़ के सोता है? तुम्हें हमारा इतना बड़ा पेट नहीं दिखा? हमें क्या पता ये तुम्हारा पेट है। हमें लगा भाभी ने गद्दा मोड़ मार कर यहाँ रख दिया, पर ये तो तुम्हारा पेट निकला। अच्छा हुआ सर को तकिया नहीं समझे। तुम क्या खी कर रही हो? बता नहीं सकती थी हम यहाँ सोए हैं? 2 दिन से लगातार सोए जा रहे हो, अब काम पे जाओ। रमेश बुलाने आए हैं। हाँ फुर्ती करो। 2 दिन से मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है। उन्हें और पेड़ों की जरूरत है। अरे मालिक के पास हजारों काटे हुए पेड़ हैं। मालिक से कहना हम कल से काम पे आएंगे। तो फिर ना कल भी काम पे मत आना, ऐसा मालिक ने हमें कहने को कहा है। ये सुनकर भी सुंदर बाबू सो गया। ईका सो गए? आज तो हम इन्हें काम पे भेज के ही रहेंगे। रमेश जी आप इनका पैर पकड़िए, हम इनका हाथ पकड़ते हैं। अरे वाह भाभी, अच्छा प्लान है। रूपा और रमेश सुंदर बाबू के हाथ पैर पकड़ के शंभू लाल जी के पास ले जा रहे थे। बीच रास्ते में सुंदर बाबू की नींद खुल गई। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। नहीं छोड़ेंगे, सीधा मालिक के पास ही जाके पटकेंगे। तू तो थी ही डायन। रमेश तू तो छोड़ दे। तुम साला काम पे नहीं आते हो, मालिक हम पे खिसियाते रहते हैं। तुम्हारी वजह से हमको ज्यादा काम करना पड़ता है। साला तुम डायन नहीं डायना हो। थोड़ी देर में शंभू लाल का घर आ जाता है और शंभू लाल बाहर ही खड़े होते हैं। ये सब क्या चल रहा है? सुंदर बाबू तुम्हारी वजह से हमारे बगीचे का आम कम हो रहा है। मालिक आज भी काम पे नहीं आना चाहते थे। क्या सुंदर बाबू, आज से तुम काम करोगे और अब एक भी छुट्टी ली तो हम तुम्हारी नींद उड़ा देंगे। जाओ पेड़ काटो। सुंदर बाबू रूपा को बड़ी बड़ी आंखें दिखा के जंगल की ओर जा रहे थे। देखिए मालिक हमें कैसे गुस्से से देख रहे हैं। सुंदर बाबू आगे देख के चलो। जी मालिक माफ कीजिएगा। सुंदर बाबू वहाँ से चला जाता है। मालिक अब आप ही इन पे ध्यान दीजिए। हाँ मैं तो इसके आलसी से तंग आ गया हूँ। मेरा बस चले ना तो इसे आलसी से मेहनती बना दूं।
पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब भगवान ही तेरे निखट्टू पति को सुधार सकते हैं। सुंदर बाबू पेड़ के नीचे बैठ गए। रूपा और रमेश को ना हम छोड़ूंगा नहीं। हमारी इतनी प्यारी नींद उड़ा दी और यहाँ लाके बिठा दिए। तभी जोर जोर से हवा चलने लगी। अरे 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 अरे, कितनी बढ़िया हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है हवा हमारे कानों में कह रही है, यहीं सो जाओ। सुंदर बाबू वैसे भी यहाँ कौन देखने आ रहा है? सुंदर बाबू वहीं गहरी नींद में सो गए। थोड़ी देर बाद लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। तभी सुंदर बाबू की नींद खुल गई। अब क्या हो गया? भागो भागो, जंगल में राक्षस आ गया है, सारे इंसानों को पकड़ रहा है, भागो। हमको तो कोई राक्षस दिखाई नहीं दे रहा। जब आएगा तो भाग जाऊंगा, थोड़ी देर और सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद रोने धोने की आवाज सुनकर सुंदर बाबू की आंखें खुलती है। वो खुद को और 3-4 लोगों के साथ पिंजरे में कैद पाते हैं। वो शैतान हमें जंगल से उठा के यहाँ पिंजरे में कैद कर दिया। तो हमें भी नींद की हालत में उठा के यहाँ ले आया। अच्छा राक्षस है, हमारी नींद तो नहीं तोड़ा। रूपा और रमेश जैसा नहीं है राक्षस। ये राक्षस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पता, बोल रहा था तुम सभी को तेल में छान के खाएगा। शायद तेल लाने गया होगा। जब तक वो राक्षस तेल ला रहा है तब तक हम और सो लेता हूँ। इसके बाद पिंजरे में बंद 3-4 लोग सुंदर बाबू को नींद से जगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग सब भाग सके। पर सुंदर बाबू को तो अपनी नींद ही प्यारी थी, वो सोते रहे। अचानक से सुंदर बाबू की आंखें खुल जाती है तो वो खुद को उल्टा पाते हैं। हे भगवान, हम उल्टे कैसे हो गए? क्योंकि मैंने तुझे उल्टा लटकाया है। अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। बाकी लोग कहाँ हैं? उन्हें खा गए? नहीं, वो लोग मेरा पिंजरा तोड़ के भाग गए, पर तू आलसी कहीं का वहीं सोया रह गया। अच्छा किया, तेरे आलस से मेरा पेट भर जाएगा। हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, मुझे बचाओ। तभी सब कुछ रुक गया और भगवान प्रकट हुए। भगवान, मुझे बचा लीजिए, ये राक्षस मुझे खा जाएगा। तेरे पास भागने के लिए कई मौके थे, पर तू अपने आलस से नहीं भाग पाया। तू जैसा आलसी इंसान इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है। मेरे मरने के बाद रूपा का क्या होगा भगवान? तेरे मरने पे कोई नहीं रोएगा। रूपा को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तू पूरा पूरा दिन अपने घर पे सोया ही रहता था। भगवान, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी आलस नहीं करेंगे, हमारी अम्मा की कसम। ठीक है, ये आखिरी मौका है। भगवान गायब हो जाते हैं। पर भगवान, हमें तो बचा ही नहीं आप। अब मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। सुंदर बाबू चिल्लाते हुए नींद से उठ जाते हैं। मर गए, मर गए। हम सपना देख रहे थे। अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, हमको बचाने के लिए। हम जिंदा हूँ। सुंदर बाबू बहुत खुश थे कि वो जिंदा थे और वो उठकर लकड़ियां काटने में लग जाते हैं। उस दिन के बाद सुंदर बाबू ने कभी आलस्य नहीं किया। वो टाइम पे हर चीज किया करते हैं। सुंदर बाबू का ऐसा काम देखकर शंभूलाल भी बहुत खुश हुए और इनाम में सुंदर बाबू को
100 आम के पेड़ दे दिए। अब सुंदर बाबू अपने खुद के छोटे से बगीचे के माली थे। सुंदर बाबू का आलस्य हटा और उसकी जिंदगी बदल गई। जादुई पतीला। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी खेत जिसमें वो दिन भर कड़ी मेहनत करता रहता था ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन फिर भी उस बंजर जमीन में उसके और उसके परिवार के लिए खाने का पूरा अनाज नहीं होता था। भोला और उसकी पत्नी फुलवा अपना पेट काट काट कर एक समय का खाना न खाकर अपने बच्चों को खिलाते थे। एक दिन भोला भूखा थका हारा अपने खेत में कुछ पौधों को बोने के लिए जाता है। पौधों को बोने के लिए भोला अपनी कुदारी से बंजर जमीन को खोदना शुरू करता है। बारिश न होने की वजह से बंजर जमीन भी काफी सख्त हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा गड्ढा खोद पाता है। न जाने और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और अब तक तो मैं मेहनत कर कर के भी परेशान हो गया हूँ। और एक ये बंजर जमीन है जो उपजाऊ होने का नाम ही नहीं लेती। फिर भी भोला उस कड़ी धूप में गड्ढे खोद ही रहा था। अंतिम में उसने थक हार कर घर जाने की सोची, मगर उसके कुदारी पड़ने पर जमीन से कुछ आवाज आई। और जब भोला ने थोड़ी सी और जमीन खोदी तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत ही पुराना बड़ा सा पतीला उस जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। उसने उस पतीले को जमीन से जैसे तैसे बाहर निकाला। अरे, इतना बड़ा पतीला, वो भी पीतल का। किसने इसे जमीन में गाड़ा होगा? चलो इसे घर ले जाऊंगा, कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएगा। वैसे भी गर्मी बहुत है, पानी पीने के काम तो आ ही जाएगी। पीतल में पानी पीना बहुत अच्छा होता है। ये सोचकर भोला ने उस पतीले पर ज्यादा ध्यान न देकर पतीले को पास के एक आम के पेड़ के नीचे रख दिया और अपने काम में दोबारा लग गया। भूख और प्यास से व्याकुल भोला पानी पीने के लिए पेड़ के नीचे रखे अपने खाने की पोटली के पास गया और खाना खाकर थोड़े समय के लिए वहीं विश्राम करने लगा। जब भोला आम के पेड़ के छांव में सोया हुआ था, तभी उसके सिर पर एक पका हुआ आम गिर जाता है, जिसे भोला ने उठाकर उस पतीले में रख दिया। और जब वो थोड़ी देर में उठकर देखता है तो वो पतीला आमों से भरा पड़ा रहता है। उसे देखकर भोला अचंभित हो जाता है। इतने सारे आम इस पतीले में आए कहां से? लगता है कोई बच्चा मस्ती करते हुए इस पतीले में ढेर सारा आम रख गया है। अब भोला इस पर ध्यान न देते हुए आम से भरे पतीले को उठाकर अपने घर ले आता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो सारे आम को निकालकर पतीले को रसोई के एक किनारे में रख देती है। और जब भोला की पत्नी फुलवा सुबह उठकर देखती है तो वो पतीला अनाज से भरा पड़ा रहता है। उसे यकीन नहीं हुआ और वो अपने पति को चिल्लाकर कहती है, अजी देखिए देखिए, ये पतीला तो अनाज से भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? बल्कि हमारे घर में तो इतना अनाज है भी नहीं, तो ये कहाँ से आया? भोला को ये बात समझ नहीं आई। उसने सोचा जरूर इस पतीले में कुछ तो है, ये पतीला साधारण नहीं हो सकता, इसलिए तो कल ये पतीला आमों से भर गया था। इसका पता लगाने के लिए भोला ने पतीले से सारे अनाज को निकाला और उसमें एक सिक्का डालकर देखा और पतीला सिक्कों से भर गया। ये देख भोला और उसकी पत्नी फुलवा बहुत खुश तो हुए ही, लेकिन हैरान भी हो जाते हैं। अरे, ये तो जादुई पतीला है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। आखिर वो कब तक हमें भूखा रखते। ये तो तुम एकदम सही कह रही हो फुलवा। भगवान ने हमारी सुन ली। और देखो, हमारे हाथ एक ऐसा जादुई पतीला लगा है जिसमें कुछ भी डालने से वो दोगुना हो जाता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद भगवान। देखा, भोला उस जादुई पतीले को अपने घर ले आया था। अब उसे किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो वो उस जादुई पतीले में उसे डाल देता और पतीले से एक के बदले उसे 100 चीजें मिलती जाती।
जादुई पतीला हर चीज को 100 गुना कर देता था। फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हो, कुछ भी। भोला और फुलवा को अब किसी भी चीज की कमी ना रही। वो दिन ब दिन धनवान होते जा रहे थे। एक रोज फुलवा भोला से कहती है, सुनिए जी, जब हमारे पास ये जादुई पतीला है तो क्यों ना हम एक बड़ा सा अनाज का गोदाम बनाते हैं, जिससे हम लोगों को अनाज बेचा करेंगे। भोला भी फुलवा की बातों से सहमत हो जाता है और उसके बाद भोला रोज उस पतीले में कुछ न कुछ डालता है। वो उसमें से जो भी चीजें निकालता है उसे बाजार में बेचकर खूब मुनाफा कमाता है। इस तरह से भोला कुछ ही दिनों में अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। ये देखकर गांव वालों को भी बहुत हैरानी हुई, खासकर भोला के पड़ोसी लखन को। अरे इस गरीब भोला की ऐसी भी क्या किस्मत चमक गई जो ये रातों रात इतना अमीर बन गया। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब ये खबर गांव के मुखिया तक पहुंच गई, जो कि बहुत ही लालची किस्म का था। अब वो भोला के अमीर होने के राज के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगा और वो अपने 2 लोगों को उसके घर के आसपास तैनात कर देता है। कई दिनों से देख रहा हूँ मुखिया जी के आदमी भोला के घर के आसपास घूम रहे हैं। कोई तो वजह होगी। कहीं इन्हें भी तो भोला के इस अमीर होने के राज के बारे में तो जानना नहीं। इससे पहले ये लोग कुछ भी पता करें, मुझे भोला से अमीर होने के इस राज को जानना ही होगा। अरे क्या बात है, मुखिया जी ने तो मेरे इस आलीशान घर को देखकर ही अपने नौकर चाकर को मेरे घर के बाहर लगा दिया है। अब ये आए हैं तो इनसे थोड़ा बहुत काम भी करवा लेती हूँ। इतना कहने के बाद फुलवा अपने घर से बाहर आती है और उसके सामने घूम रहे दोनों नौकरों से कहती है, ए भैया जरा इधर तो आओ। अब आपको मुखिया जी ने हमारे घर की पहरेदारी के लिए भेजा है ना, तो जरा हमारे गाय भैंस के तबेले से गोबर भी उठवा दो, तुम दोनों का टाइम पास भी हो जाएगा। तुमको किसने कहा कि हम मुखिया जी के कहने पर तुम्हारे घर की पहरेदारी कर रहे हैं? अभी तो तुमने अपने ही मुंह से कहा था कि तुम मुखिया जी के कहने पर हमारे घर की पहरेदारी कर रहे हो। चल भाई, इसका काम कर देते हैं, वरना ये औरतें बिना वजह मारपीट पर उतर आती हैं। इतना कहने के बाद ही वो दोनों पहरेदार फुलवा के कहने पर उसकी गाय और भैंस के तबेले को साफ करने में लग जाते हैं और इधर भोला का पड़ोसी लखन उसके घर में ताका झाकी कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि फुलवा ने एक पतीला लिया हुआ है जिसमें वो एक सोने का सिक्का डालती है और वो मटका तुरंत ही सिक्कों से भर जाता है। ये देखकर लखन हैरान रह जाता है। तो अच्छा, भोला के अमीर बनने के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है। अब तो ये मेरे हाथों में आएगा और मैं भोला से भी ज्यादा आलीशान घर बनवाऊंगा, जो हमारे गांव के मुखिया के पास भी नहीं है। इतना कहने के बाद ही फुलवा के घर से निकलते ही लखन भोला के घर में घुस जाता है और उस पतीले को चुरा कर ले जाता है। और अब लखन उस पतीले में जो भी डालता था वो 100 गुना हो जाता था। और लखन को ऐसा करते हुए वो दोनों पहरेदार देख लेते हैं और ये बात वो अपने मुखिया जी को जाकर बता देते हैं। अब मुखिया उन दोनों पहरेदारों को लखन के घर की पहरेदारी करने के लिए भेज देता है और उनसे कहता है, अगर मौका मिले तो उस लखन को पतीले के साथ मेरे पास बुला कर ले आओ। अगर नहीं माना तो जबरदस्ती ले आना। मुखिया का आदेश पाकर उसके नौकर लखन के घर पहुंचते हैं और लखन को मुखिया का आदेश बताकर उसे पतीले सहित मुखिया के पास ले आते हैं। और मुखिया उस पतीले को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे इतना बड़ा और इतना पुराना पतीला, मैंने आज तक ऐसा पतीला देखा नहीं था।
अब मुखिया इतना कहकर उसमें एक सोने के सिक्के को डालता है और देखता है कि उसमें देखते ही देखते सिक्कों का ढेर लग जाता है। ये देखकर उसके नौकर भी लालच के मारे उस पतीले को लेने का प्रयास करते हैं और उस पतीले पर सभी नौकर झपट पड़ते हैं, जिससे छीना झपटी में पतीला जोर से दीवार पर लगता है और एक आवाज आती है, मैंने तुम चोर और लालची लोगों को भी सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मुझे ही हानि पहुंचाई। मैं जा रही हूँ अपने नए मालिक की तलाश करने। मुखिया के साथ साथ सभी नौकर भी पतीले के गायब होने पर दुखी और हताश हो जाते हैं। लखन भी बिलक बिलक कर रोने लगता है और वो मुखिया से कहता है, कितने अरमानों के साथ इसे मैं लेकर आया था और तुम लोगों के लालच की वजह से सब बर्बाद हो गया। अब इधर देर शाम भोला घर लौट आता है और अपनी पत्नी फुलवा को परेशान देखकर उससे पूछता है, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं जो यहाँ बैठी हो? काम धंधे की किसको पड़ी है? आपका वो कीमती और जादुई पतीला कोई चुरा ले गया है। उसे मैंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। उसके हाथ पांव तो है नहीं, तो फिर वो कहाँ चलकर जा सकता है? या हो सकता है किसी ने सच में उसे चुरा लिया हो। इतना कहने के बाद ही लखन रोता हुआ भोला के पास आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही तुम्हारा वो जादुई पतीला लालच में आकर चुरा लिया था, लेकिन उसे मुझसे छीनकर मुखिया जी के नौकर ले गए और वो उनके हाथ भी नहीं लगा। इतना सुनने के बाद भोला हंसने लगता है। ये देखकर लखन भोला से कहता है, तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो और क्यों इतना हंस रहे हो? लखन, किसी भी चीज का अपना एक समय होता है, जिसे जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलता है, और मुझे जितना मिलना था वो मेरे लिए काफी है। क्योंकि वो इस पतीले का लोभी नहीं होता है, वो अपने परिश्रम के प्रति निर्भर रहने वाला इंसान था और अब तो उसके पास किसी चीज की भी कमी नहीं थी, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है।